और ज्यादातर लोग दुखी ही हैं, अपना रुचि का काम कोई कर नहीं पा रहे हैं, सब संघर्ष में ही बिता रहे हैं। आपको क्या चीज में रुचि है? मेरा तो जिस काम में रुचि था वो तो जो भी है, खैर छोड़िए, वो मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं। नहीं, क्या है बताइए तो, थोड़ी बताने में क्या है। मैं अपना भी बता रहा हूँ, मेरा रुचि था साइंटिस्ट बनने का, वो मिला नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखिए, साइंटिस्ट बनने का रुचि तब होगा ना जब साइंटिस्ट बनने मतलब बन करके उसका काम को भी मैं फुलफिल कर पाऊँ, तब ना उसका उसके प्रति रुचि जाएगा। रुचि तो इस तरीके से जग रहा है ना, थोड़ा बात को सुनिए, रुचि इस तरीके से जग रहा है ना क्योंकि हम देख रहे हैं कि साइंटिस्ट बहुत ऊंचे दर्जे का इंसान है, और वो उसको मैं कहीं ना कहीं हम लोग बचपन से ही बैठा लेते हैं कि हाँ साइंटिस्ट बहुत, और समाज से भी सुनने को मिलता है, और थोड़ा बहुत उनका जो ये इसके ऊपर जो भी रिसर्च होता है तो वो चीज़ देख करके हमको बहुत आनंदित महसूस होता है। तो उस चीज से, पर उस काम को अंजाम देने के लिए हमारे पास वो ज्ञान नहीं है या फिर वो चीज़ नहीं है, तो हम वहाँ मजा नहीं कर सकते, रुचि नहीं है हमारा वो वाला। ये प्रेमजीत सिरोही के जैसा इंसान बनना चाहिए। अब ये तो व्यक्ति खुद तय करेगा ना कि वो कौन सा चीज। नहीं, अभी मैंने बोला कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, ये मेरी रुचि थी, तो रुचि आप नहीं थी उससे ना, सवाल। वो वाला रुचि नहीं थी। आप मान लीजिए आपको साइंटिस्ट बना दिया गया, मान लीजिए एक बार अब हाँ। अब रिसर्च करने के लिए कोई एक आपको प्रोग्राम दिया गया, अब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उस काम को भी तो आपको करने में मजा नहीं आएगा। बस साइंटिस्ट बन गया तो बन जाने से थोड़ी ना मजा होगा। ये मेरे अंदर ड्रीम नहीं था भाई, ये मेरे अंदर रुचि थी, इंटरेस्ट था। हाँ, साइंस के फील्ड में प्रकृति के ऑब्जर्वेशन करने का रुचि था। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस चीज में रुचि था, पर आपने उस पढ़ाई को हो सकता है कि आपको नहीं मिला वो पढ़ाई करने में, आगे उतना अच्छा माहौल नहीं मिला, हो सकता है ये भी सही हो। हाँ, कुछ हद तक ठीक है, सही है। तो नहीं मिला, तो अब नहीं मिलने के कारण आप वहाँ आप कुछ निष्कर्ष में मतलब वो उस मुकाम तक पहुँच नहीं पाए, तो वो तो व्यवस्था की ही दोष है ना सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, व्यवस्था की दोस्त वो प्रेमजीत जी से भी ठीक नहीं होने वाला है। प्रेमजीत जी अपना वो बिजनेस अलग कर बात रहे है कि हैं। उनसे ठीक नहीं होने वाला है, वो मैं नहीं, प्रेमजीत जी अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब बता सकते हैं वैसे तो। हाँ, उस एंगल से भी इस चीज को लेके चलिए, ताकि आपको 10 साल बाद ज्यादा दुख ना हो कि अरे यार मैं प्रेमजीत पे इतना भरोसा किया, और जैसे कि आप आचार प्रशांत पे भरोसा किया और 3 साल बाद आपको लग रहा है ना कि नहीं, इतना भी ज्यादा उनके बातों में आने की जरूरत नहीं थी। और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मत आइए उनके बातों में, ठीक है। आप अपने को ठीक से अनुभव कीजिए कि आप वो तो आप क्या कह ही हैं। सकते हैं कि अपने दिमाग से काम लीजिए, और जो उपलब्ध है उसका मजा, उसका सहजता, उसका आनंद को लीजिए, और थोड़ा बहुत अपने आप को संतुलित और सही जगह पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष में जाना भी कुछ बुराई भी नहीं है, यही आपका कहना है ना। मैं भी वही कह रहा हूँ, ठीक है, क्या इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। हाँ, लाइफ में हल्के फुल्के संघर्ष मिलते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं। यहाँ ज्यादा टफ लाइफ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अपने लाइफ से मैं अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से फायर सब ऑफिसर की ट्रेनिंग किया। मैं 8 महीने की ट्रेनिंग किया, और वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद मैं नौकरी के लिए 10 कंपनी में गया, वहाँ इंटरव्यू ये वो सब कुछ हुआ, और एक जगह फाइनली मैं काम करने लगा। ओसवाल केमिकल करके पारादीप उड़ीसा में कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, वहाँ पे काम किया करीब 1 साल। ये 1999 की बात है, 2000 की बात है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग ले लिया, थ्योरी क्लास, प्रैक्टिकल अटैचमेंट सब कुछ हो गया, ठीक है। जैसे तैसे मुझे रुचि तो नहीं थी, लेकिन अब पेट के लिए कुछ भी करूंगा ऐसा संकल्प कर लिया था, अपने पैर पे खड़ा होने के लिए कुछ भी करूंगा, तो वैसे कर करके मैंने कर लिया। जब नौकरी करने लगा, जब मेरे हाथ पैर जल रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, मोच आ रहा है, गिर रहा हूँ, और मैं लीड कर रहा हूँ, मेरे अंदर में 10 लोग काम कर रहे हैं, एक ड्राइवर है, 10 फायरमैन है, एक लीडिंग फायरमैन है, और मैं उनका सुपरवाइजर हूँ, एक फायर ट्रेनिंग अफसर के रूप में काम कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि यार मैं कितना स्ट्रगल लाइफ जी रहा हूँ, क्या मैं स्ट्रगल कर पाऊंगा पूरी लाइफ? तो मेरे को लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। भले ही मैंने ट्रेनिंग ले लिया,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नॉलेज के बल पे एग्जाम पास कर गया और जो कुछ भी फिजिकल हो गया, तो मैं उस नौकरी को छोड़ दिया भाई। जी सर। अच्छा। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि उस नौकरी को छोड़ो, उनको लग रहा था यार ये फायर ऑफिसर की ट्रेनिंग किया है और ये कहाँ नेवी में जा रहा है छोटा मोटा नौकरी करने। लेकिन मेरे को लगा कि यार ये 8 से 5 मेरे लिए नौकरी ठीक है, मैं कहाँ रात में ठीक से सो नहीं रहा हूँ। और लेकिन अब सबको मौका नहीं मिलता है या सबको इच्छा नहीं है कि मैं एक हायर पोस्ट छोड़ के लोअर पोस्ट पे काम करूं। लेकिन मैं लोअर पोस्ट पे आ गया कि नहीं, हायर पोस्ट में मैं जब ना तो मेडिकली पीसफुल हूँ ना साइकोलॉजिकली पीसफुल हूँ, मेरे को काम करने में पसंद नहीं आ रहा है, मैं खुद अपने भी शरीर को जला रहा हूँ और इस बात की कौन गारंटी ले सकता है कि हम पूरी हिफाजत कर सकता हूँ। हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन 100% गारंटी कौन ले सकता है कि मेरे रहते यहाँ पे आग नहीं लग सकती है, कोई हिफाजत कर सकता है इतना। तो मैं उस नौकरी को छोड़ दिया भाई, ऑनेस्टली मैं छोड़ दिया कि जिस काम को मैं अच्छे से नहीं कर रहा हूँ और मेरी भी लाइफ रिस्क में है और दूसरे की भी लाइफ रिस्क में है। और जैसे कि मैं आपको भी हिंट दिया कि भाई आप भी अपने काम को ठीक से कीजिए ताकि किसी दूसरे के लाइफ को रिस्क ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइफ में आपको अमिया जी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आप सिर्फ पावर को पैसे को पकड़ के रखेंगे, जैसा कि मेरे पिताजी पकड़े, भले ही वो मेरे पिताजी हैं फिर भी मैं देखिए उनकी शिकायत कर रहा हूँ कि अरे वहाँ ज्यादा पैसे है, वहाँ अच्छा पोस्ट है, फिर उसको क्यों छोड़ रहे हो। इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं मेंटली पीसफुल नहीं हूँ, मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ। और आप पैसे को पकड़ रहे हैं, आप पकड़ो, मैं नहीं पकड़ सकता। बिल्कुल सर, ठीक समझ गए ना। तो कहने का मतलब हमको थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा, अपनी खामियों को भी समझना पड़ेगा, अपने स्ट्रेंथ को भी समझना पड़ेगा और आपको अपनी सहजता के साथ जितना हो सकता है लाइफ को जीना पड़ेगा। मैं तो यही आपसे कहना चाहूँगा। हाँ सर, पर अगर मान लीजिए प्रेमजीत सिरोही सर का व्यवस्था अगर आ गया तो आप किस नज़र से देखेंगे? मान लीजिए ऐसा हो गया, चमत्कार ही मान लीजिए कि ऐसा हो गया, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल बात है, इसको तरीके से मान भी लीजिए अगर ऐसा हो गया उस सिचुएशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा, सबसे बड़ा खामी ये होगा कि मानव का जो विकास है ना, वो विकास सही तरीके से नहीं होगा। एक आज के सिचुएशन में एक बच्चा, एक मैं वही तो बता रहा हूँ, कोई कल्पना है, अब कल्पना से अब मैं उत्तर देता हूँ। अरे नहीं आप रुकिए, तो मैं उसको एग्जाम्पल के रूप में देता हूँ कि आज के समय पे जैसे कि 10 लाख बच्चे IIT का एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जितना हो सकता है समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और उस चीज को प्रेमजीत जी खत्म कर देंगे। अरे यार क्यों पढ़ना है यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। देखिए अब मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, अब कोई बच्चा मतलब उसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, बच्चा को मतलब हाँ क्लास में वो कर रहा है, तब की व्यवस्था में ये व्यवस्था किया जाएगा कि उसको तो पहले जो प्रारंभिक शिक्षा है क्लास 5 तक या 4th तक जितना भी उसको दे दिया जाएगा। अब उस देखा जाएगा कि उसमें कौन सा सब्जेक्ट में वो अच्छा मतलब ये रुचि दिखा रहा है, उस रुचि के अनुसार उसको वो सब्जेक्ट उसको दे दिया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट में ऐसे ही रखा जाएगा कि हाँ थोड़ा मतलब कम होने से मतलब ऐसा एक मार्क्स फिक्स किया जाएगा कि वहाँ बस इतने तक ही जानना आवश्यक है, बस इतने तक ही। अमिया जी थोड़ा सा रुकिए, आप प्रेमजीत में क्यों घुस जाते हैं। वो चीज आज भी है, ठीक है, वो चीज आज भी है, आज भी है। वो 10th क्लास के बाद कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, तो वो चीज आज भी है। ऐसा मत सोचिए कि आज नहीं है। हाँ आज ठीक है, पर आज है, पर जैसे कि एक वही मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक बच्चा अपने रुचि के अनुसार मतलब गमन करते हुए वो रुचि उसका हम देख रहे हैं इस तरीके से कि रुचि के अनुसार उसने ले लिया है, पर वो वास्तव में रुचि के अनुसार लिया नहीं है। इस चीज को हम नजरअंदाज कर दे रहे हैं शायद। एक मिनट, आप जो पढ़ाई की अपनी रुचि के हिसाब से पढ़े कि नहीं पढ़े? मैं तो देखिए एक्चुअली मेरा रुचि आया था तो बाहर के प्रभाव से ही। अरे भाई साहब, हाँ बाहर के प्रभाव से आया। बाहर को गोली मारी है ना आप अपने जैसे आपको कौन फोर्स किया? जैसे मैं अपना बचपन से बात करता हूँ, जैसे मुझे बहुत पसंद था संस्कृत मुझे बहुत पसंद था सब्जेक्ट। संस्कृत में बहुत पसंद था, तो आपको संस्कृत का प्रोफेसर बनने से, टीचर बनने से किसने रोका? हाँ तो अब सुनिए, संस्कृत में मुझे वो था
अब जब मैं ट्वेल्थ पर मतलब वो 12th पायदान पर जब मैं वो कदम बढ़ाया, तब उस समय मैं देखा कि हाँ बहुत लोग मैं साइंस में स्कोप है, क्योंकि वहाँ मुझे भी बताया गया कि हाँ भाई साइंस लेके पढ़ोगे तो आगे जा करके कुछ बन सकते हो, और साइंस का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है साइंस ले लेता हूँ। साइंस ले लिया। अब फिर वो संस्कृत जो है पीछे में वो रह गया उसका। फिर सोचा कि ठीक है संस्कृत बाद में देखा जाएगा, अगर कुछ नहीं होगा तो संस्कृत ले लिया जाएगा। तो बाद में क्या हुआ कि तो एक मिनट यहाँ पे रुकिए तो सही जी। आपका संस्कृत में इंटरेस्ट है और आप बाद में देखा जाएगा, ये कहाँ से बात आ गया? छोड़े क्यों? छोड़े क्यों? क्योंकि वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो बाहर के प्रभाव से हम देखा कि स्कोप कहाँ बाहर को ज्यादा गोली मारिए ना, बाहर का प्रभाव को गोली मारिए। हाँ, आप तो वही तो करते हैं ना आप संस्कृत से ही पढ़ते जाइए, आप आईए पढ़िए, बीए पढ़िए, एमए पढ़िए, पीएचडी कीजिए। हाँ, और उसके बाद उसी पढ़ाई से आप कल जाके प्रोफेसर बनिए, पीएचडी कीजिए। हाँ, यहाँ जब आपको इतना इंटरेस्ट है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बता रहा हूँ। जैसे यहाँ जैसे कोई एक व्यक्ति संस्कृत में बहुत अच्छा है, ठीक है, वो अब इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि उसका आईक्यू लेवल 110 का है, मान लीजिए 110 का है, पर 120 वाला आईक्यू वाला कोई, उसको भी संस्कृत अच्छा लगता है, और मतलब वो अच्छा नहीं लगता है, पर उसको संस्कृत मतलब ऐसे ही उसको किसी ने बता दिया तो संस्कृत ले लिया, ऐसे करके अगर ले लिया, क्योंकि अभी स्कोप संस्कृत टीचर में स्कोप ज्यादा है तो वो बात अलग है। पर मैं ऐसे ही एक उदाहरण ले रहा हूँ कि संस्कृत जो है वो भी वहाँ चला गया, फिर यहाँ कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, वो ये पीछे इसका रुचि तो है पर उसके मुकाबले कम है। अब इसको रुचि तो है। एक मिनट अमिया जी, आपके अंदर रुचि नहीं है, ठीक है, रुचि होती ना तो आप संस्कृत से लेके पीएचडी कर रहे होते, पीएचडी आप कर चुके होते अगर संस्कृत में रुचि होती तो। देखिए संस्कृत में अरे भले ही पैसे थोड़े कम मिलते, बात सुनिए। हाँ, तो वहाँ तो आता है ना। प्रेमजीत जी को ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए। आपकी अगर रुचि होती तो आप संस्कृत ही पढ़ते। हाँ, ठीक है, जैसे कि रुकिए ना प्रेम जी, आप रुकिए तो। जैसे कि आचार्य प्रशांत को रुचि थी, उसके पास लाइफ से मैं तारीफ भी करता हूँ आचार्य प्रशांत जी की। उनको पास लाइफ से रुचि है कि मैं अध्यात्म के क्षेत्र में, वो दोबारा भी पैदा होंगे तो अध्यात्म के क्षेत्र में ही रहेंगे। जी। और उनके पास जो नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, वो लगभग बरकरार रहेगा इवन अगले लाइफ में भी। और अगले लाइफ में भी वो आईएएस जैसा एग्जाम क्लियर करेंगे और आईआईटी जैसा एग्जाम क्लियर करेंगे और आईएम अहमदाबाद का जो वहाँ उन्होंने एग्जाम क्लियर किया वो सब कुछ करेंगे। उनके पास है उस लेवल का इंटेलिजेंस और नॉलेज। जी। लेकिन फिर भी वो सब करने के बावजूद भी वो हिंदू धर्म, उपनिषद, वेदांत, ये जब प्रवचन सुना रहे हैं इसी तरह का वो काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उनकी रुचि है और ये रुचि रहेगी इवन आफ्टर फ्यूचर लाइफ। समझ रहे इस बात को? तो उसको कहते हैं रुचि। आपके अंदर जो है वो रुचि नहीं है। वो रुचि कुछ ऐसा है जैसे कि पानी को गर्म करते हैं तो 30-40 डिग्री पे थोड़ा सा गर्म होता है ना, तो उस टाइप की आपकी रुचि है। हाँ, तो अब सुनिए, तो उस रुचि से क्या होगा? और प्रेमजीत जी का जो रामराज आएगा, प्रेमराज, उस समय उस रुचि से क्या हो जाएगा? क्या कर लेंगे आप उस रुचि से? अब सुनिए, तो अब मेरा संस्कृत में रुचि था, ठीक है, संस्कृत में रुचि था, पर वो उसका प्रभाव क्षेत्र बाहर के प्रभाव क्षेत्र से मतलब हार गया, बाहर के प्रभाव क्षेत्र से हार गया। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज से 10 साल बाद जब प्रेमराज आएगा तब क्या करेंगे उस रुचि से? ये मैं पूछ रहा हूँ। और रुचि रहेगी कि खत्म हो जाएगी? कब मतलब हाँ, आज से 10 साल बाद मान लीजिए कि आपका उम्र में 10 साल 20 साल छोटा कर दिए, आप 10 साल का बच्चा हैं, और आज से 10 साल बाद प्रेमजीत जी का प्रेमराज आ गया, उस समय आप क्या करने वाले हैं? ये मेरा सवाल है। वहाँ तो मैं तो तब मेरे अभी तो जो हो गया मेरा, तो अभी क्या करूँगा? मेरा तो अभी तो उम्र ही तब तक बहुत हो जाएगा ना, तो मैं क्या करूँगा? नहीं, वो तो आपको 10 साल छोटा कर दिया ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक दे दिया कि आप 10 साल का बच्चा हो और आपके अंदर संस्कृत की रुचि है, तो 10 साल बाद रामराज आ जाएगा, तो आप क्या करने वाले हो रामराज में? संस्कृत लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्या करने वाले हैं?
संस्कृत लेकर के आगे बढ़ेंगे। और उसमें जिन 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 जिनको रुचि होगा तो उनको संस्कृत पढ़ाएंगे उसको, उस फील्ड में मैं अच्छा रहूंगा तो पढ़ाऊंगा मैं आगे जा करके बच्चों को। वो चीज अभी भी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? पैसा नहीं है ना उसमें, तो उसमें कुछ नहीं है ना, सम्मान नहीं है, पैसा नहीं है। आचार्य प्रशांत को पैसा था आज से 10 साल पहले। तो फिर तो अध्यात्म में घुस जा रहे हैं ना फिर। ये तो बीच वाला हिस्सा कहाँ गया? मिडिल क्लास वाला हिस्सा कहाँ गया? पैसा का बात लाया। पैसा आचार्य प्रशांत के पास भी नहीं था, जबकि वो IIM अहमदाबाद से पढ़े हुए थे और IAS रैंक की नौकरी कर रहे थे UPSC पास करके। तो उनके पास तो 1-1.5 लाख रुपये सैलरी थी, लेकिन वो सैलरी तो जब ये भाषण देना शुरू किए वो तो पैसा नहीं मिल रहा था उनको। हाँ, तो नहीं मिल रहा था तो अध्यात्म की तरफ गया ना कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अध्यात्म के पूरे तरीके से अध्ययन में चले गए, तो इसीलिए उनको दिक्कत नहीं हुआ। आप पैसे से क्यों जोड़ दिए कि पैसा नहीं था ना? तो एक बार आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, दूसरी बात आप इधर आएंगे, तो वैसे तो नहीं काम बनेगा। मैं तो इसलिए कहा ना मिडिल में रहेंगे। मैं ये साबित कर रहा हूँ और दावा कर रहा हूँ कि आपके अंदर रुचि है ही नहीं संस्कृत में। संस्कृत में है रुचि है। आप इधर सुनिए, तो एक बार आप मतलब इस चीज को सिद्ध करने के लिए एक बार आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, एक बार आप इधर आएंगे, तो फिर सिद्ध कैसे होगा बताइए? आपके अंदर संस्कृत की रुचि नहीं है, वो चीज मैं साबित कर रहा हूँ। हाँ, तो आचार्य प्रशांत के अंदर अध्यात्म की रुचि है। रुचि उसको बोलते हैं जिसको आप छोड़ नहीं पाते हैं। इस बात को बोल रहा हूँ। जैसे मेरे अंदर संस्कृत का रुचि था। अब मुझे संस्कृत का रुचि पाने के लिए मुझे आध्यात्मिक होना पड़ता। वो चीज मुझे क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, मेरा मम्मी पापा को भी उतना ध्यान नहीं देना चाहिए था। मैं जो जिस फील्ड में आगे बढ़ने का इच्छा था, उस फील्ड में मैं आगे बढ़ता जाता और कुछ कर लेता। तो वो कुछ मिलता ना मिलता वो देख भी नहीं रहा होता। वो मेरा रुचि का फील्ड हो गया। तो रुचि को आप क्यों नहीं आगे बढ़े? वही तो मैं बोल रहा हूँ, बढ़ना चाहिए था भाई। मम्मी पापा को इन्वॉल्व करते हुए बढ़ना चाहिए था। आप बढ़े क्यों नहीं? बढ़े नहीं इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ ना मम्मी पापा सुनिए, तो मम्मी पापा आध्यात्मिक नहीं था, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं आध्यात्मिक नहीं था। आचार्य प्रशांत के भी मम्मी पापा आध्यात्मिक नहीं है ना? यही तो आप उनको पूरा सुने ही कहाँ है? यही तो मैं कह रहा हूँ, उनको पूरा प्रशांत को मैं सुना नहीं हूँ। हाँ, पूरे नहीं सुने हैं। पूरा मैं सुना हूँ। उनके पापा उनको मतलब आध्यात्मिक किताब बचपन से देते, मतलब खरीद के देते थे। आप इसको मतलब आप उनके वीडियो को देख लीजिएगा। मतलब जानते हैं अमिया जी, आपके साथ दिक्कत क्या है? आपका जो दिक्कत है ना, वो करोड़ों युवकों का यही दिक्कत है। वो सब कुछ अनुकूल परिस्थिति चाहते हैं, ठीक है? तो वो आपने उनका एक पॉइंट पकड़ लिया। एक मिनट सुनिए। प्रतिकूल ना, हाँ, मेरा वो नहीं कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि प्रतिकूल परिवेश चाहिए, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? तो फिर आध्यात्मिक सही है, बीच का मार्ग सही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रतिकूल परिवेश चाहिए ही। आपने जैसे ही मैंने पॉइंट आउट किया कि उनको ऐसा नहीं था, आपने उनका बात को पकड़ लिए कि उनके पापा उनको ऐसे सुविधा दिए। तो उनके पापा तो भैया एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर थे, वो तो शुरू से उनको कार दिए, तो क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन कबीरदास को तो वो चीज नहीं दिया किसी ने। कबीरदास वहाँ क्या पकड़ेंगे? कबीरदास तो आध्यात्मिक थे, वो तो उनको पैसा मिला ना मिला उनसे कोई लेना देना था ही नहीं। आप क्यों पैसे के पीछे इतने भाग रहे हैं? हाँ, तो ये बात बोलिए ना कि पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए। और ये स्थिति, मानसिक स्थिति तब बन सकता है जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो। तो क्यों नहीं आप आध्यात्मिक बन जाइए? कौन रोका है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक बनना है, बस वही। और आध्यात्मिक बनने से पैसा नहीं चाहिए, किसने बोल दिया? अच्छा, तो फिर पैसे में आ गए, फिर पैसा नहीं चाहिए। आप ही बोल रहे हो ना कि आप ही बोल रहे हो कि आध्यात्मिक व्यक्ति को पैसा नहीं चाहिए। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मेरे को पैसा चाहिए। तो फिर आध्यात्मिक नहीं हुए ना? फिर आध्यात्मिक कहाँ से हुए? क्योंकि आपको सुख चाहिए, ये चाहिए। आचार्य प्रशांत को नहीं सुख चाहिए? आचार्य प्रशांत को सुख चाहिए, पर उतना ही चाहिए जितना उनका शरीर को चलाने के लिए मतलब पर्याप्त हो। अरे भैया, मेरे से 10 गुना चाहिए आचार्य प्रशांत को सुख। एसी कार में घूम रहा है, एसी हॉल में प्रवचन दे रहा है। हाँ। और इतने अच्छे कोट, कंफर्टेबल कोट पहन रहा है, और आप बोल रहे हो कि उसको सुख नहीं चाहिए? अब बताइए, 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा ही व्यक्ति सोता है। अच्छा, तो मतलब वो 4 घंटे सोता है, इसलिए आप उनको आध्यात्मिक व्यक्ति बना दिए? 4 घंटा सोता है और
और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक जगह रुकते थोड़ी ना, बहुत जगह उनका काम काज रहता है, इधर उधर भागना, बिजी रह जाते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक उसी फील्ड में भागते रहते हैं। किस लिए इतना भाग रहे हो? वही बात है, उनका रुचि है तो भाग रहे हैं, अच्छा लगता है। नहीं, रुचि नहीं है, पैसा और नेम फेम कमाने का रुचि है। पैसे तो क्या करेंगे, उन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो जो सच्चे आध्यात्मिक है कि नहीं पता नहीं, पर सच्चे आध्यात्मिक तो वही होते हैं जिनको सब पता हो चुका होता है कि जो प्रसिद्धि से क्या होगा जब मैं ही मर जाऊंगा। प्रशांत को सब कुछ पता है। अरे यार, ये ना भक्त लोग, फॉलोअर लोग ना ऐसे ही ओशो के बारे में भी ऐसे ही बोलता है और इनके बारे में भी ऐसे ही भक्ति कर रहे हैं। तो फिर आप ये बात तो आप मान लीजिए ना कि पैसा चाहिए, ये बात मान लीजिए कि पैसा चाहिए। मैं तो मान ही रहा हूँ पैसा चाहिए। हाँ, तो पैसा चाहिए, अब पैसा चाहिए, इस बात को अब फिर बदलिएगा मत। अब पैसा चाहिए तो कबीर जो हैं वो अपना रुचि को मान रहे थे, वहाँ वो अपना पैसा छोड़ रहे थे, वो आध्यात्मिक हो गए, उसको बात को गोली मारिए वो, क्योंकि पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो प्रेमजीत सिरोही के पास इस फिलोसफी में आना होगा। मैं प्रेमजीत सिरोही को भी गोली मार दिया, जब आप कबीरदास को गोली मार रहे तो मैं प्रेमजीत को भी गोली मार दिया। तो ठीक है, तो बीच के मार्ग बहुत खतरनाक है, उस मार्ग से तो बीच का मार्ग को भी गोली मार दिया, उधर गौतम बुद्ध को भी गोली मार दिया, तो फिर बचा ही क्या? जो बचा है उसी में जीना है, बस वही बात है, जो बचा है उसी में जीना है। हाँ, जो बचा है उसी में जीना है और उसी में बेहतर से बेहतर लाइफ जीने की कोशिश करना है। बिल्कुल सर, ठीक ना। वो किसी का से प्रवचन सुनने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब कह सकते हैं। हाँ, चाहे वो गौतम बुद्ध से लेकर किसी का भी प्रवचन, आचार्य प्रशांत का सुन लीजिए, चाहे संदीप महेश्वरी का मोटिवेशनल भाषण सुन लीजिए। आपने आचार्य प्रशांत को बोला कि वो जगह जगह घूमते रहते हैं, क्यों घूमते रहते हैं यार? क्या प्रॉब्लम है उसको? तो साइको है क्या? और संदीप महेश्वरी तो एक ही जगह दिल्ली में बैठ के अपना प्रवचन सुनाता है। आज तो यूट्यूब का जमाना है, एक जगह बैठ के प्रवचन सुनाओ। नहीं सुनिए, तो आप इस्कॉन के किस नजर से देखते हैं? इस्कॉन को भी मैं कोई बहुत अच्छा नजर से नहीं देखता हूँ। मैं भी उसी टाइप का ही हूँ, क्योंकि इस्कॉन